हमारा 9 टॉपिक है अब दर्पण का सूत्र। क्या है देखो, दर्पण का सूत्र। फॉर्मूला किसका है? मिरर का है ना। ये तो मतलब वो इसका मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको प्रूफ करने को नहीं आता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, आपके सिलेबस में है। 1/f = 1/v माइनस 1/u सॉरी प्लस 1/u माइनस लेंस के सूत्र में आएगा, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेंस। ठीक है, तो लेंस में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। अब ये है क्या क्या चीज़ है भाई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसी। एफ क्या है आप जानते होंगे, हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, फोकस दूरी। किसकी? दर्पण की फोकस दूरी। किसकी? दर्पण की फोकस दूरी। लो लिख देता हूं पूरा, दर्पण की फोकस दूरी। यू क्या है यहां पर? वस्तु की दर्पण से दूरी। वी क्या है यहां पर? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। और ये सब की सब दूरियां कहां से नापेंगे हम? ध्रुव से। याद है पिछले पार्ट में हम बता चुके हैं ये वाली बात। अगर आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 ना देखा हो तो वो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं मैं, ठीक है, तो वो जरूर देख लें आप। इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, तभी समझ में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एफ क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। और वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। मान लीजिए, मतलब कैसे समझ में तो आ गया होगा। मान लीजिए कोई हमने क्या ले लिया, यह अवतल दर्पण ले लिया, राइट। ये पी होता है इसका, है ना, ध्रुव। मैंने यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट रख दी, वस्तु रख दी है, मार्कर समझ लो, ये रख दिए, राइट। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? यू, वस्तु की दर्पण से दूरी। अब बात समझ में आ गई। अब मान लो इसका प्रतिबिंब यहां पे कहीं बन गया है, ऐसे यहाँ एफ है समझ लो, है ना, और यहाँ पर सी है, ऐसे बन गया। मान लो यहाँ बन गया है, बन गया। तो ये जो प्रतिबिंब बना है, तो यहां से नापेंगे, यहीं से सब ध्रुव से। ध्रुव से इसकी दूरी जो होगी वो क्या होगी? वी होगी। बात समझ में आ गई। और एफ जानते हो फोकस दूरी, ये जो है मेन फोकस हो गया, ये सी हो गया, और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं हम? फोकस दूरी। ये मतलब था। अब बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? मतलब जितनी दूरी पे तुम वस्तु रखोगे उसे बोलते हैं यू, जितनी दूरी पे आप प्रतिबिंब बनेगा वो बोलते हैं वी, और एफ क्या होती है? दर्पण की फोकस दूरी। बताओ बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब दूसरी बात यह है, जब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, तब बता देंगे वो भी कि भाई एफ यू वी कैसा लिया जाता है। मतलब साइन, विद साइन लिए जाते हैं। ये विद साइन मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक कब लिए जाते हैं, ऋणात्मक कब लिए जाते हैं, तो ये भी बात बताएंगे हम। अगर अवतल दर्पण है तो यू भी, वी भी और एफ भी सबके सब ऋणात्मक लेते हैं, और अगर उत्तल है तो यू ऋणात्मक लेते हैं और ये दोनों धनात्मक। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब और लिखवा देंगे नोट करके, ठीक है। अभी परेशान मत हुओ, बस ये समझ लो ये दर्पण का सूत्र है। और ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, कोई नई बात ना है। हाई स्कूल में पढ़ के नहीं आए हो ये दर्पण का सूत्र, बताओ, ठीक है। तो ऐसे ही है, यहां तक नोट कर लो आप। करिए नोट, कर लिया, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। ये अब तक जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन है ना, उसके अंदर ये बातें आ गई थी जिसमें दर्पण का जिक्र आया था। क्यों दर्पण क्यों आया था? अपवर्तन, परावर्तन, सॉरी, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में क्या पढ़ा था हमने? परावर्तन मतलब वापस लौटना, इसलिए हमने दर्पण का इस्तेमाल किया था। दर्पण क्या करता है? वापस लौटा देता है, समझ रहे हो, ये तो मतलब है। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं हम? 10 पॉइंट है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे परावर्तन होता है ऐसे इंपॉर्टेंट है अपवर्तन। इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसे क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब वापस होना, और रिफ्रैक्शन मतलब आर पार निकल जाना। तो इसके लिए अब हमें कैसा तल चाहिए? देखो अभी मैंने मुंह से क्या निकला? आर पार निकल जाना। आर पार निकलने का मतलब क्या होता है? कैसा तल चाहिए हमें? जिसमें हम आर पार देख सके।
जैसे कांच का टुकड़ा लेकर आऊं मैं और मैं तुम्हें देख पा रहा हूं ऐसे करके, तो इसका मतलब आर पार दिख रहा है। अगर मैं इधर से प्रकाश डालूंगा तो आर पार नहीं निकल जाएगा। बात समझ में आ गई अब। और दर्पण में क्या होता था, उसमें एक तरफ पेंट कर दिया जाता था, है ना, तो अब हम प्रकाश डालना है तो आर पार नहीं निकलता था, तो वापस चला जाता था, उसे बोलते थे परावर्तन। अब क्या हो रहा है, प्रकाश डालना है आर पार निकल गया तो उसे बोलते हैं अपवर्तन। अब समझ में आ गया। तो यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन इसमें एक खासियत होती है अपवर्तन होने में। क्या खासियत होती है, क्या जादू होता है, वो सुनो। अब इसमें जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है, जैसे मैंने अभी कहा ना, प्रकाश का टुकड़ा लेकर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ धूप में, बहुत तेज धूप हो रही हो बाहर, तो प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाएंगी। राइट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज ये होगी, जब प्रकाश की किरण आ रही होगी तो जब दूसरा माध्यम में जाएगी ना, कांच में घुसेगी, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। विचलित मतलब भटक जाएगी। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर थ्योरी यहाँ लिखवा देंगे, समझ में आ जाएगा आपके, बेफिक्र रहिए। ये है, कैसे ले लिया हमने तल, इसे बोलेंगे अपवर्तक। वो जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसे बोला था परावर्तक। परावर्तक मतलब वापस करना, इसे बोलेंगे अपवर्तक तल। अब देखो इसमें हमने पेंट ऐसे करके नहीं करेंगे, उसमें ऐसा करके करा था। पेंट करने का मतलब क्या था, हमें वापस भेजनी थी, है ना, पॉलिश करना था। लेकिन यहाँ पे हम पॉलिश नहीं करेंगे। अब बीच में क्या डाल देंगे, हम एक अभिलंब डाल देंगे। अभिलंब हमने पहले वाले में क्या करा था, परावर्तन में सिर्फ एक ही डाला था, क्योंकि यहाँ तो पेंट हुआ था, नीचे सबको मतलब ही नहीं था। अब क्या करेंगे, हम प्रकाश की ये किरण भेज दी, हमने भेज दी, तो इसे सीधा निकलना था, सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक गई। सब काम स्केल से करोगे वहां पे, याद रखना ये बात, सारे काम स्केल से खींचोगे, लाइन वाइन सब याद रखना, नहीं तो काट देगा एग्जामिनर, नंबर वंबर ना मिलेगा। ये बताओ, ये जानी कैसे चाहिए थी, सीधी, लेकिन क्या होगा, झुक गई। ये जरूरी नहीं है कि इधर की ओर झुका अभिलंब की ओर, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि ऊपर मान लो, मैंने क्या मान लिया है यहाँ पे, वायु। यहाँ पर क्या है, पूरे एरिया में ऊपर ये जो कांच का टुकड़ा है, इसके ऊपर क्या है, वायु। और ये जो कांच है, ये क्या है, कांच, इसलिए झुक गई। ऊपर विरल माध्यम है और नीचे सघन, और कांच को हम ऐसा करके दिखाते हैं, सिंबल होता है कांच का। सही है, कांच है। मतलब क्या हुआ, ये वायु है, वायु मतलब क्या होती है, विरल, हल्की है। कांच क्या है, सघन। ये भी बताएंगे हम, इस पे भी आज ही चर्चा करेंगे अपनी इसी वीडियो में, समझ जाओगे। पहले बस इतना समझ लो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, देखो पहला माध्यम क्या है, वायु, दूसरा माध्यम क्या है, कांच, तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। विचलित मतलब भटक जाती है, जाना उसे सीधा चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, भटक गई। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद हो गया, यही लिख रहा हूं, देखो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस अब बता दो, याद हो गया है ना, समझ में आ गई बात या नहीं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर। अब यहां भी नाम रख दो भाई कुछ, है ना। जो प्रकाश की किरण आके गिरती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, है ना। ये तो कहा था कल भी, जाहिर सी बात है, जो भी आके गिरी वो आपतित है। लेकिन जो कल वापस गई थी उसे क्या बोला था, परावर्तित। लेकिन यहाँ पे वापस थोड़ी गई है, ये तो अपवर्तित हुई है, तो इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। जो प्रकाश की किरण आके गिरी थी उसने अभिलंब के साथ, ये क्या चीज होती है, वायु, यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या कहलाता है, अभिलंब। उसने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया था उसे क्या बोला था आपने, आई, और नाम क्या था उसका, आपतन कोण। और जो प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई थी उसने जो कोण बनाएगी उसे बोलेंगे आर।
उसे क्या बोलेंगे आर, और इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। कल क्या बोला था हमने, परावर्तन, याद है, अपवर्तन कोण। ये भी सब याद होनी चाहिए बातें। यहां तक बताओ, बात समझ में आ गई? क्या लिखवाया हमने, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? ये चित्र बनाओगे आप बहुत बढ़िया करके, ठीक है। तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, नियम। नोट कीजिए आप पहले इसे। कर लिया? इसी के नीचे क्या डालेंगे अब हम, प्रकाश अपवर्तन के नियम। इसी के नीचे हेडिंग डाल देना, क्या है, प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो नंबर 1, इसके भी 2 नियम हैं, लिख देना आगे। इसके 2 नियम हैं। जैसे उसके 2 नियम थे, ऐसे इसके हैं। परावर्तन के भी 2 होते हैं और इसके भी। पहला नियम जो है, क्या बोलेंगे उसे, प्रथम नियम। पहला नियम बिल्कुल सेम है जैसे कि पहले वाले का था परावर्तन का। उसमें क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। यहां भी बिल्कुल सेम है, बस यहां पे कहते हैं आपतित किरण और इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित की जगह देख लेना है ना, परावर्तित की जगह क्या आ जाएगा, अपवर्तित किरण। और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। अब भी तो तल तो एक ही है, उसी पे तो मिल रहे हैं तीनों है। तो यही बात यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। बताओ भारी है कहीं? अब दूसरा नियम सुन लो भाई। दूसरा नियम उसका क्या था परावर्तन का, कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। लेकिन यहां तो खुद भी दिख रहा होगा आपको, यहां बराबर कैसे कह देंगे हम, जब ये इधर की ओर झुक गई आपतित किरण तो ये छोटा ना दिख रही है आपको, ये बताओ, और ये क्या है, बड़ा है ना, तो ये बराबर नहीं होता भाई। ये क्या होता है फिर, तो ये लिख रहे हैं हम, देखो लिख रहे हैं सेकंड, द्वितीय नियम। क्या कह रहा है, आपतन कोण आई की जिया, जिया कहते हैं साइन को, तथा अपवर्तन कोण आर की जिया मतलब साइन का अनुपात नियत रहता है। मतलब क्या हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू क्या रहता है, नियत। नियत मतलब कांस्टेंट। ये है दूसरा नियम। पहला नियम उसके जैसा था बिल्कुल, लेकिन दूसरा नियम क्या है, इसका अलग है, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अभी लिखवाऊंगा। ये जो अपवर्तन कांस्टेंट है, इसकी जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, एन लगा देते हैं, ठीक है, या साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू एन। अब आप कहोगे एन क्या है यहां पर, तो मैं लिख रहा हूं, जहां एन अपवर्तनांक है, यही स्नेल का नियम है। यही स्नेल का नियम है। कभी कभी पेपर में 1 नंबर में पूछ लेता है स्नेल का नियम लिखिए 1 नंबर में, तो आप क्या लिखा होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू एन। अब आप कहोगे अपवर्तनांक क्या होता है, यहां तो हमने बात कह दी कि जहां एन क्या है, अपवर्तनांक है। अब इसे समझेंगे, बहुत डीपली समझेंगे इसे, बहुत मजे से, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं और आगे भी हमारे बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी अपवर्तनांक की। हर एक टॉपिक में जो 5 नंबर तक का आएगा ना पेपर में, 5 नंबर का, इसी चैप्टर में से 5 नंबर का भी आएगा 100%, ठीक है। तो उसमें भी हमें अपवर्तनांक की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें इसके बारे में ना विस्तार से जानकारी चाहिए कि अपवर्तनांक है क्या चीज। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ गई आपके, तो इसे नोट कीजिए, है ना, करिए नोट। कर दिया? तो
तो अपवर्तनांक के बारे में बात करते हैं। चित्र तो आपने बना ही लिया था पहली बार में ही, ठीक है, बार बार नहीं बनाना, अगर मैं इसे समझाने के लिए छोड़ दिया मैंने। अब एक बात सुनो मेरी, प्रकाश के जब मैं गुण लिखवा रहा था इसी चैप्टर में स्टार्ट करवाया था प्रकाश के गुण, तो प्रकाश में हमने लिखवाया था प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर, ये लिखवाया था, वेरी गुड। निर्वात कह दे या क्या कह दे, वायु कह दे, तो इसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर क्लियर। तो अगर मैं पूछूं ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इस टाइम, तो क्या है यहाँ पे, वायु तो है ये पूरे इसमें एरिया में, ये तो कांच की प्लेट यहाँ से लिए हुए खड़ा हूं मैं ऐसा करके, ठीक है, तो उसके ऊपर तो वायु है, तो वहां पे मैं पूछूं प्रकाश की चाल क्या है, तो आप कहोगे 3 × 10⁸। क्लियर। लेकिन जब प्रकाश इसमें प्रवेश करा, किसमें, कांच में, तो प्रकाश की चाल जो थी वो कम हो जाती है। वैसे भी याद रखना, कम मतलब किसी भी माध्यम में प्रवेश करे, वायु के अलावा, वायु निर्वात के अलावा प्रकाश किसी भी माध्यम में प्रवेश करे, चाहे पानी में प्रवेश करे, कांच में प्रवेश करे, ग्लिसरीन में करे, डायमंड में करे, किसी भी चीज में करे, तो वहां पर प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप कहोगे सर कम क्यों हो गई, फिर प्रकाश तो निकल गया था आर पार, चलो विचलित हो गया मान लिया, ठीक है, तो ये विचलित हो गया मान लिया, ये क्या, इसका भी मतलब मैंने बताया है आपको, सुनो ध्यान से एक बार और। ये अगर आप घर पे देखना चाहते हो कि यार विचलित कैसे हुआ, तो घर पे भी करके देख सकते हो। एक प्लेन कांच का गिलास ले लो जिसमें हम पानी पीते हैं, कांच का गिलास ले लिया, वेरी गुड, उसमें पौन गिलास पानी कर दो, देखो इस टाइप से समझो, इस टाइप का प्लेन, कोई डिजाइन विजाइन ना बनना हो, बस ऐसा, इसमें यहां तक पानी भर दो, भर दिया। एक जो कच्ची पेंसिल आती है ना, हम है ना कच्ची पेंसिल यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं डायग्राम बनाने के लिए भी, वो कच्ची पेंसिल लो और इसमें खड़ा कर दो ऐसे करके, ऐसे, तो पता तुम जब देखोगे कच्ची पेंसिल जब खड़ी हो जाएगी यहाँ पर, तो पता तुम क्या देखोगे, ये जो ऊपर का भाग है ये ऐसा नहीं दिखेगा तुम्हें जैसा मैंने बना दिया, ये पता बिल्कुल हटा हुआ दिखेगा, हटा हुआ मतलब इस टाइप से दिखेगा। तुमको अरे यार ये क्या, वो कट गई बीच में से पेंसिल, देखो ये ऊपर का भाग, ये नीचे का, तो मैं तुमसे कहूंगा ये पानी ना है भाई, क्या है ये पानी, और यहाँ क्या है इस टाइम, वायु। तो जब प्रकाश की किरण मतलब कोई भी चीज एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इसलिए तुम्हें सिर्फ अलग और ये अलग दिख रहा है। बहुत सारे जादूगर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि देखो जादूगर कह रहा है, देखो मैं अपने बेटे की गर्दन काट रहा हूँ, गर्दन अलग और धड़ अलग, ऐसा करके, या किसी और की, बेटा मत कहो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है, बीच में कांच लगा देते हैं, तो ऐसा करके गर्दन हमें इधर दिखती है और उसका धड़ यहाँ का अलग, हमें लगता है कट गई गर्दन, अलग हो गई, देखो, तो वो किसका काम इस्तेमाल करते हैं, इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। बात समझ में आ गई, तो ये मतलब था। तो चलो ये तो बात सही है, क्लियर हो गई भाई, है ना, ये तो क्लियर हो गया पर अपवर्तन क्या है। अब बात आती है प्रकाश की किरण इधर से जब यहाँ पे थी वायु में तो इतनी थी, लेकिन जब कांच में पहुंची तो कम हो गई, कम भी कितनी हो गई ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, 2 × 10⁸ रह जाती है, यहाँ पे 3 थी तो वायु में पता कांच में कितनी रह जाती है, और पता जल में कितनी रह जाती है, ये कैसे रह जाती है। अब बात आती है यार ये ऐसा हुआ क्यों, कांच में इतनी, वायु में इतनी, और जबकि वायु और निर्वात में और वायु में इतनी थी, कांच में इतनी रह गई, जल में इतनी रह गई, और जबकि वायु में इतनी थी, ये कम क्यों हो गई। तो मैं तुमसे कहूंगा अपवर्तनांक की वजह से। किसकी वजह से, अपवर्तनांक की। दुनिया के अंदर हर वो माध्यम जिसमें प्रकाश प्रवेश कर सके, समझ रहे हो क्या बोला मैंने, दुनिया के अंदर हर वो माध्यम जिसमें प्रकाश प्रवेश कर सके उसका अपना एक अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यह मतलब है कहने का, जो कि प्रकाश की चाल पर प्रभाव डालता है, उसे कम या अधिक कर देता है। अरे बात समझ में, देखो फिर दोबारा सुन लो, अगर मेरे पास कोई कांच का टुकड़ा है इतना मोटी, ठीक है, स्लेब, मैं उस स्लेब में खड़ा हूं, तो प्रकाश आया तो 3 × 10⁸, कांच में प्रवेश करा तो कितनी रह गई, 2 × 10⁸ कम रह गई, लेकिन कांच में से फिर बाहर निकल गया तो फिर वायु तो थी, उस टुकड़े के नीचे तो वायु है, फिर पता इतनी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कम बढ़ती हो रहा है, क्या कर रहा है ये, कम बढ़ती, स्पीड को क्या कर रहा है, कम और बढ़ती, तो उसी को बोलते हैं हम अपवर्तनांक। बात समझ में आ गई। देखो अब परिभाषा लिखूंगा और क्लियर हो जाएगा। सुनो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अपवर्तनांक। 10वां पॉइंट होगा है ना, 10वां या 11वां है ना, देख लेना, जो भी आप नंबरिंग कर रहे हो वो देख लेना, क्योंकि मैंने साफ कर दिया, समझ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं हम, अपवर्तनांक, इसे कहते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वे
देखो मैं लिख रहा हूं उसकी परिभाषा, भौतिक राशि जो प्रकाश की चाल पर प्रभाव डालती है, अपवर्तनांक कहलाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अब बताओ बात समझ में आ गई? तो एक बात और सुन लो, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसे 3 गुणा 10⁸ कहते हैं ये, और इसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? c से। n बराबर होता है c अपॉन जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, जैसे यहां पे कांच में कर रहा है तो इसमें प्रकाश की चाल को हम v बोलेंगे, किसी माध्यम में करे उसे v बोलेंगे। कोई तुमसे पूछे क्या मतलब है इसका, तुम कहोगे n अपवर्तनांक है, c प्रकाश की चाल वायु में है, v जो है ये भी प्रकाश की चाल है लेकिन किसमें है? ये कांच में है। किसी भी माध्यम में भी यहां कांच दिख रहा तो कांच कह दिया, जल होता तो जल, यहां जल बना दो चाहे, ठीक है, तो जल में है। बात समझ में आ गई? तो ये बात मैं यहां पे लिख रहा हूं, जहां c वायु में प्रकाश की चाल और है और v माध्यम, जैसे क्या लिखा हुआ इस टाइम यहां पे? कांच, जैसे कांच में प्रकाश की चाल है। अब बता दो ये समझ में आ गया है नहीं? तो क्या याद रखना आपको? n = c अपॉन v, n = c अपॉन v, ठीक है, नोट कीजिए इसे सब कुछ, और इससे नेक्स्ट देखेंगे हम अगली वीडियो में। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू।